कि कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। एंड लिंकर क्या करता है, एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स को आपके कोड के साथ कंबाइन करता है। तो आपने ये दोनों का जो रोल है वो अच्छे अंदाज में, आप अगर इंटरमीडिएट की बुक भी ले लें तो वहाँ पे आपको लिंकर, कंपाइलर और उनके लिंकिंग प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाएंगी। इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर एवरी स्टूडेंट। उसके बाद देखिए आगे है आपके हमारे पास एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम जो है उससे रेलिवेंट आपको लाजमी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एल्गोरिदम का क्वेश्चन लाजमी आएगा। क्योंकि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट ये दोनों बड़े कीनली और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फिगर जो है वो फ्लो चार्ट बनाने के लिए यूज होती है। एल्गोरिदम किस में लिखा जाता है, एल्गोरिदम हमेशा सूडो कोड में लिखा जाता है। और सूडो कोड जो होता है वो दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंग्लिश लाइक वर्ड्स के साथ, दोनों को हम लोग ज्वाइन करके, कोई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती। एल्गोरिदम एक ही होता है लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज पे हम उसके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बेसिक डाटा टाइप्स हैं। इंटरमीडिएट की बुक उठा लें, ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट जिसने आईसीएस किया है उसको बड़े अच्छे से पता होगा कि इंटरमीडिएट के अंदर डाटा टाइप्स को बड़े आसान तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। डाटा टाइप्स कितनी होती हैं, मेजर तो आपको पता है तीन ही है, कि आप फ्लोट, इंट एंड चार। फिर इनको आपने एक्सप्लेन किया करना है कि जी इंट की भी आगे टाइप होती है और फ्लोट की टाइप्स भी होती हैं, उनकी कौन कौन सी मेमोरी, कितनी कितनी वो मेमोरी लेते हैं और कितनी कितनी वो प्रिसीजन देते हैं। सारी चीज़ें जैसे फ्लोट की प्रिसीजन हैं, फ्लोट सिंपल जो होता है वो 5 डिजिट तक प्रिसीजन देता है। ये एमसीक्यूज रेलिवेंट सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। अब आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे चीज़ों को। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें कोई आपने वॉस्ट लेवल पे नहीं करनी, आपने स्मॉल लेवल पे ये चीज़ें को कवर करना है, समझना है कि डाटा टाइप्स क्या है और वो कौन कौन सी हो सकती हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे। फिर देखिए जी, डाटा टाइप्स के बाद आपके पास आ जाता है वेरिएबल। वेरिएबल को आपने डिस्क्राइब करना आना चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए वेरिएबल की। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल को इनिशियलाइज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और ये इस वेरिएबल से रेलिवेंट जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक एक दो दो लाइनों की डेफिनेशंस हैं, वो आपने वहीं से इंटरमीडिएट लेवल से कर लीजिएगा। डेफिनेटली नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ इनपुट आउटपुट कंस्ट्रक्ट है। जितने बच्चे ये सेशन ले रहे हैं आप लोग अपनी कंटेंट लिस्ट को निकाल लीजिए ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ सके कि हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं, ठीक है। और ताकि आप सब बच्चे जो हैं अपने जो जितने फ्रेंड्स हैं जो जिनको समझ नहीं आ रही, जिनको प्रॉब्लम्स बन रही हैं, वो सब भी एक दूसरे के साथ मिलकर ये चीज़ ज्वाइन करें और जिससे आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आसानी से कवर हो जाएंगी। उसके बाद देखिए जी हमारे पास यहाँ है नेक्स्ट, हमारे पास है इनपुट आउटपुट कंस्ट्रक्ट्स। इट मींस दैट कि इनपुट और आउटपुट के लिए कौन से फंक्शन यूज होते हैं। इनपुट आउटपुट कंस्ट्रक्ट्स वो हैं जो प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, गेट्स है, गेट सी एच है, गेट सी एच ई है, गेट्स है। ये सारे वो फंक्शंस हैं जो इनपुट और आउटपुट के लिए हम सी में यूज करते हैं। तो इसको आपने देख लेना है अच्छे से ताकि इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आ जाए। जैसा कि प्रिंट एफ से रेलिवेंट आ सकता है कि प्रिंट एफ में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो पैरामीटर्स दो ही होते हैं, एक होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, या आप लोग उसे बोल सकते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग, कंट्रोल स्ट्रिंग, जिसमें तीन चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। और नंबर 2 पर उसमें आर्गुमेंट्स होते हैं जो हम लोग उसे दे रहे होते हैं, यानी कि हमने जो जो वैल्यूज प्रिंट करनी है वो हम आर्गुमेंट के तौर पे दे रहे होते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं 3 टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो कि अर्थमेटिक हैं, कंपैरिजन हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। देखिए अर्थमेटिक तो सबने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा कि कौन कौन से हो सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आप लोग जानते हैं प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर। इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडुलस ऑपरेटर, जो कि आप लोगों के लिए न्यू है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बड़ा मज़े की चीज़ ये है कि ये रिमाइंडर स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। और नंबर 2 पर इसका मेजर वर्क जो है वो क्या है, ये जिसमें आप लोगों ने चेक करना हो इवन ऑड, कहीं पे भी आपने ऐसा कुछ काम करना है तो आप लोग इस मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडुलस के अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स।
या कंपैरिजन पहले कर लेते हैं। कंपैरिजन में आप लोग दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल। ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं कंपैरिजन है, इनकी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, इनको समझें ताकि कंडीशन में कैसे इस्तेमाल होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि जितनी भी कंडीशंस बनती हैं, यू नो, कंडीशंस जो हैं वो सारी की सारी रिलेशनल एक्सप्रेशन की मदद से बनती हैं। और अगर दो से ज़्यादा कंडीशंस हो तो आप लोग उनको कंबाइन करते हैं किस ऑपरेटर की मदद से? लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर तीन किस्म के होते हैं। वन, दैट इज एंड ऑपरेटर। टू, दैट इज और ऑपरेटर। थर्ड, दैट इज नॉट ऑपरेटर। आप इन तीनों को यूज करते हुए बहुत सारे काम, यानी कि आपने बहुत सारी कंडीशंस हैं उनको कंबाइन करना है, और आप एक काम करना चाहते हैं कि वो सारी कंडीशन ट्रू हो तो कुछ चले, तब आप एंड ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। जब आपने ये करना हो, आपको ये बेसिक्स पता होनी चाहिए कि ये इनका यूज कहाँ होना है। और जब आपको ये हो कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वो आपका ब्लॉक ऑफ द इफ चले, तो उसके लिए आप यूज करते हैं कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? और ऑपरेटर यूज करेंगे। एंड एट द एंड जो लास्ट है वो क्या है? नॉट। अगर आप किसी कंडीशन को डाइवर्ट करना चाहते हो, ट्रू है तो उसको फॉल्स करना है, फॉल्स है तो उसको ट्रू करना है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं नॉट ऑपरेटर। तो इस तरीके से ऑपरेटर्स हमारे ये हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में आपने सिंपल इफ, एल्स, और इफ एल्स इफ है, नेस्टेड इफ है, स्विच है, ये सारी चीज़ों के फ्लो डायग्राम्स और इनका सिंटैक्स और इनसे रेलिवेंट जितने भी आप लोग समझ सकते हैं कि पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। अब वो पॉसिबल क्वेश्चंस में मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा कि हर एक के लिए आपको 2 या 3 एग्जांपल्स लाजमी उसकी वर्किंग की समझनी है। जैसे सिंपल इफ है, इसमें आप वन अल्टरनेटिव के साथ काम करते हैं, तो आप उसके लिए सिंपल बता दें कि भाई एक जब हमारे पास चॉइस दूसरी हो ही ना, तब हमने इफ यूज करना है। जब हमारे पास एक से ज्यादा चॉइस हो या दो चॉइसेस हो, उसे हम कहते हैं इफ एल्स। जब बहुत सारी चॉइसेस हो, मल्टी चॉइसेस हो, तो उसे हम कहते हैं इफ एल्स इफ। और लास्ट में नेस्टेड है, नेस्टेड इफ है, और उसके बाद एट द एंड स्विच है। स्विच भी इफ एल्स इफ का अल्टरनेटिव होता है। तो आपने वहीं से इनकी फ्लो डायग्राम्स करनी है इंटरमीडिएट लेवल से, और वहीं से इनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस को कर लीजिएगा बड़ी आसानी से। आईटी सीरीज की बुक में बहुत सिंपल उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जिससे आप अगर न्यू भी हैं, आपने अगर मेडिकल भी किया हुआ है पहले, आपने कुछ और भी पहले पढ़ा हुआ है, आर्ट्स के साथ भी है, तो अब आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो। फिर आ जाता है हमारे पास कंडीशनल के बाद रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स हैं। रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? इफ एल्स इफ के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो फॉर लूप्स वाला है। लूप्स 3 किस्म की होती हैं जैसा कि आप जानते हैं, वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। इनसे बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए और इनको यूज करने का तरीका आपको आना चाहिए कि हमने प्रोग्राम में कहाँ किसको यूज करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेजर 2 ही टाइप्स हैं। नंबर 1 पे जो टाइप है उसे कहते हैं सेंटिनल लूप्स। नंबर 2 पे होता है काउंटर कंट्रोल लूप। जो वाइल और डू वाइल हैं वो सेंटिनल लूप्स हैं। नंबर 2 पे जो हमारा है वो है हमारे पास काउंटर कंट्रोल लूप। जहाँ फिक्स आइट्रेशंस होती हैं वहाँ हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। जहाँ आइट्रेशन हमें पहले से पता नहीं होती, अननोन होती हैं, वहाँ हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं हमारे सेंटिनल लूप्स को। तो ये इनका मेजर डिफरेंसेस आप लोगों ने कर लेने हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको कहाँ कैसे यूज़ करना है, काइंडली इन सब चीज़ों को अच्छे अंदाज में कर लीजिएगा ताकि आप फैसिलिटेट हो सकें और अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। फिर हमारे पास है इनके फ्लो डायग्राम्स को अच्छे से देखिएगा। लिस्ट एंड देयर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस। लिस्ट का मतलब आप लोग जानते हैं कि एरे, और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मींस दैट कि आप उसको कैसे अरेंज करते हैं मेमोरी में। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी में हम लोग उसको 0 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं और उनको वैसे अंदाज में हम लोग रख लेते हैं। तो काइंडली कोशिश कीजिए इस चीज़ को अच्छे अंदाज में करने की कि मेमोरी को कैसे, उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, और जब आपने किसी जगह वैल्यू रखनी है तो कैसे रखेंगे, वहां से उठानी है तो कैसे करेंगे, रखनी है तो आप इंडेक्स यूज़ करेंगे। तो अभी चूंकि अजान हो रही है तो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आप सब जो हैं वो वेट करें, इंशाल्लाह हम लोग उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने काम को, जिसमें हम लोग कर रहे थे एरे को कर रहे थे और उनकी ऑर्गेनाइजेशन। बाद में आपने इससे रेलिवेंट क्वेश्चन जो करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्वेश्चन ये करना है कि एरे में वैल्यूज़ कैसे रखते हैं, एरे में वैल्यूज़ रखने का क्या वे है, और एरे में से वैल्यू उठाने का क्या तरीका है, और एरे की वैल्यूज़ को आप लोग कैसे रैंडमली आप लोग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप रिवर्स चला दें कि जो एंड वाली वैल्यू वो पहले शो हों, और उसके बाद उनमें से मैक्सिमम फाइंड करना, उसके बाद उनमें से मिनिमम फाइंड करना। ये जो सारे क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट एरे से वो आपने लाजमी करने हैं। फिर मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो क्या है कि रॉ और कॉलम में डाटे को ऐड करना, या फिर आप लोग यूं कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर डाटे को पुट करना। ये आपको डाटा रखना आना चाहिए, दो मैट्रिक्स को ऐड करना आना चाहिए, और दो डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज लेकर उसको शो करवाना आना चाहिए। इस तरह के बेसिक्स क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स से रेलिवेंट आने चाहिए, जिससे आप लोग आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। फिर आ जाए, देखिए जी, इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो है तो फंक्शंस हैं। फंक्शन से रेलिवेंट आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। फंक्शन से रेलिवेंट आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, फंक्शन के डिक्लेयर करने के तरीके आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन सिग्नेचर, और आप जानते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, ये चीज़ों के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो फंक्शन से रेलिवेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ प्रोग्राम आप लाजमी कीजिए कि फंक्शन के थ्रू कर लें, जैसा कि आप लोग टेबल बनाने का कर लें फंक्शन बनाने के साथ, फिर आप फैक्टोरियल वाला कर लें, फिर आप दो नंबर देकर उनमें से जो लार्जर है वो रिटर्न करने के वाला कर लीजिए। यानी आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जो हैं फंक्शन के थ्रू लाजमी कीजिए। फिर देखें फंक्शंस के बाद आप लोग देखें फंक्शन डेफिनेशन और कॉलिंग जो है वो मैंने आपको बता दिया। कॉलिंग जो होती है वो हमेशा हम लोग उस फंक्शन से जहां हम चाह रहे होते हैं कि ये फंक्शन कॉल हो, या फंक्शन यहाँ पे हमें आउटपुट दे, वहां हम वो फंक्शन कॉल करते हैं विद द नेम ऑफ द फंक्शन। एंड अगर कोई पैरामीटर है तो हम लोग वो पैरामीटर दे देते हैं, यानी वो वैल्यू पास कर देते हैं। अगर नहीं है तो हम लोग उसको वैसे ही विदाउट एनीथिंग हम वहां पे ब्रेसेस लिखने के बाद सेमीकोलन लगा के रन कर देते हैं कोड को। और जो पैरामीटर हम लोग उसे कॉलिंग के वक्त दे रहे होते हैं उन्हें हम कह रहे होते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और जो हम डिक्लेयर करते हुए दे रहे होते हैं उन्हें हम कह रहे होते हैं फॉर्मल पैरामीटर। आफ्टर दैट देखिए मुझे स्टैक रोलिंग एंड अनरोलिंग है। इसमें आप लोग लूप्स के बारे में बताएंगे। स्टैक रोलिंग अनरोलिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लूप जो है उसको आप लोग अनरोल भी कर सकते हैं और रोल भी कर सकते हैं, उसी को स्टैक रोलिंग अनरोलिंग बोला जाता है। देखिए अनरोलिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास अब आइट्रेशंस जो हैं वो कम है, लाइक नंबर ऑफ आइट्रेशंस 5, 6, 10 तक हैं, तो आपको लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोड को वैसे ही लिख दें स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, और उस तरीके से आप चला लें। लेट्स सपोज मैंने ये करना है कि पाकिस्तान 10 दफ़ा प्रिंट करवाना है या 5 दफ़ा प्रिंट करवाना है। अब एक तो काम यह है कि मैं लूप लगा लूँ 5 तक और उसको प्रिंट कर दूँ। दूसरा ये है कि मैं लूप ना लगाऊँ बल्कि मैं उसकी स्टेटमेंट्स को वैसे ही लिख दूँ 5 दफ़ा। तो इसमें बेटर कौन सा है, अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग बेटर है वो कौन सा है, सेकंड वाला, जिसमें हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ये मैंने क्या किया, लूप को अनरोल किया। और इसी के बरअक्स अगर हम लोग दूसरी टाइम पे देखें, दूसरी तरफ देखें तो लेकिन कोड का साइज बढ़ गया है, तो ये इसका एक नुकसान भी है। तो आप लोग इसको इससे रेलिवेंट पड़ा हुआ मटेरियल भी आप लोग उससे देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा काम है। उसके बाद जी हमारे पास है स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग्स ऑपरेशन। स्ट्रिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए, स्ट्रिंग को कैसे आप लोग इनिशियलाइज करते हैं ये आना चाहिए। स्ट्रिंग डॉट एच जो हेडर फाइल है उसमें जो फंक्शंस मौजूद हैं, जैसे आप लोग लेंथ का फंक्शन मौजूद है, लेंथ फाइंड करनी है, कैरेक्टर पर फाइंड करना है किसी इंडेक्स पर, वो है हमारे पास। अपर केस में कन्वर्ट करना है वो है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है वो है। ये वो सारे फंक्शंस हैं। कंपेयर करना है कि आपने दो स्ट्रिंग्स को इग्नोर केस के साथ कंपेयर करना है कि वो अपर केस और लोअर केस में फ़र्क ना करे। ये सारे फंक्शंस भी आपको पता हो और इनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी पता हो, यानी कि आपको इनके प्रोग्राम भी एक एक आना चाहिए जिससे आप आसानी से उसके एग्जाम्पल दे सकें, हर फंक्शन की डेफिनेशन विद एन एग्जाम्पल। उसके बाद देखें पॉइंटर एंड रेफरेंस है।
पॉइंटर और रेफरेंस को दोनों को आप लोगों ने बेसिक लेवल पे पहले तो इनको देखना है कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। आपको पता है पॉइंटर्स तो एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, तो आपने इनकी बेसिक्स देखनी है। बेसिक्स देखने के बाद आपने फंक्शन करना है कि आप पॉइंटर में क्या पड़ा हुआ है, पॉइंटर के थ्रू वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, पॉइंटर के थ्रू किसी की वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो पॉइंटर से रेलिवेंट हैं। फिर पॉइंटर और रेफरेंस का दोनों का फंक्शन में क्या यूज़ है, फंक्शन में हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं। जैसे कि आप लोग पॉइंटर के थ्रू कोई वैल्यू पास करें, यानी आपने वहाँ से एड्रेस पास किया, यहाँ पे फंक्शन के अंदर पॉइंटर यूज़ करें उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए। आपको ये मैनिपुलेशन आनी चाहिए जो कि फंक्शन से रेलिवेंट है और फंक्शन में यूज़ होती हैं। फिर स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है। इसमें भी आप लोगों ने पहले तो फिगर एक देखनी है कि जब हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो प्रोग्राम के लिए 3 पोर्शन बनते हैं, एक स्टैक बनता है, एक हीप बनता है और उसके बाद कोड सेक्शन है। तो आपने इन तीनों को एक्सप्लेन करना है और इन तीनों में से एक स्टैटिक मेमोरी है, एक डायनामिक मेमोरी है और एक हमारे पास कोड सेक्शन होता है जिसमें सारा कोड आता है। डेफिनेशंस करनी है, थ्योरेटिकल है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, किसी से आपने इसमें से कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी, जस्ट इसकी थ्योरेटिकल आपने एक्सप्लेनेशन करनी है। लास्ट वन हमारे पास है फाइल आई ऑपरेशंस, यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। एक एक्सटर्नल फाइल कैसे क्रिएट होती है, उसमें डाटा कैसे रखा जाता है, वहाँ से डाटा कैसे उठाया जाता है और उसमें एक चीज़ का डाटा दूसरे में कैसे कॉपी किया जाता है, यानी एक फाइल का डाटा दूसरे में कैसे रखना है, या हमने 2 फाइलों का डाटा उठा के तीसरी में कैसे रखना है। इस तरह की सारे फंक्शन आप लोगों ने यूज़ करने आने चाहिए। फंक्शन फाइल हैंडलिंग के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि फाइल हैंडलिंग के अंदर कौन कौन से यूज़ होते हैं, क्रिएट करने के लिए, क्लोज करने के लिए, और उसके बाद डाटा को आप लोगों ने आपको पता फाइल पॉइंटर यूज़ होगा फाइल ओपन करने के लिए, फाइल ओपन करनी है, उसके बाद फाइल को यूज़ करना है, फिर एंड पे क्लोज करना है। एवरीथिंग रेलिवेंट टू द फाइल हैंडलिंग यू हैव टू नो अबाउट दैट। अगर इसमें आप लोग पूरे में टॉपिक्स में देखें तो मैंने अभी आपको लोगों को तकरीबन कोई 17-18 मिनट में मैंने सारा बता दिया है। तो अगर आप लोग इसके ऊपर बैठें, इसको काम करें, यकीन करें आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो ICS के बच्चे और जिन्होंने ICS नहीं किया उनके लिए ये डिफ़िकल्ट है। मैंने जो कंटेंट समझाया है इसमें मैंने आप लोगों को जस्ट वो बातें बताई हैं जो ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप इनको जाके एलेबोरेट करें, इंशाल्लाह आपका सारी वो प्रॉब्लम्स जो इससे रेलिवेंट हैं वो हल होंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड दैट नोट्स। अभी मैंने जो भी एक्सप्लेन किया, अगर आपको कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का तो आप यहाँ कमेंट में करें, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर भी करूँगा। आप लोगों को कोई क्यूरी है तो कुछ मिनट्स के लिए हम लोग इसको सेशन को चलाएंगे ताकि आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। एरे वाले टॉपिक में आपने क्या मतलब आपको कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको आपने पूछना है। एरे का टॉपिक तो मैंने जैसे बताया कि एरे को सबसे बेसिक चीज़ आपको एरे इनिशियलाइजेशन, जैसे कि एरे इनिशियलाइजेशन 2 तरीक़ों से हो सकती है। कैसे होती है, एक तो ये है कि आप एरे का साइज दे दें 5, उसके बाद आगे ब्रैकेट्स के अंदर जो करली ब्रैकेट होते हैं इक्वल लगाकर वैल्यूज़ दे दें, ये है एक तरीका। दूसरा आप यूज़र से लेना चाहते हैं तो यूज़र से भी ले सकते हैं। कैसे लेंगे, फॉर लूप लगा लें और i 0 से स्टार्ट करने के बाद अगर 10 वैल्यू लेना चाहते हैं तो 10 तक आप लूप चला लें, उसके बाद 1 by 1 0 से शुरू हो जाए और वैल्यू रखना शुरू कर दें, ये भी एक तरीका है। ये है हमारे पास एरे को वैल्यूज़ लेने का तरीका। फिर डिस्प्ले करनी है, दोबारा फिर लूप लगा दें, जैसे लूप लेने के लिए यूज़ हुई है ऐसे ही लूप डिस्प्ले करने के लिए यूज़ हो जाएगी। ये हमारे पास एरे का इस्तेमाल है। एरे को ऊपर क्वेश्चन जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग मैक्सिमम फाइंड आउट करना आना चाहिए आपको कि एरे है 10 वैल्यूज़ है उसमें से मैक्सिमम। तो वो तरीका तो अब आप एल्गोरिदम सीखना चाहें तो वो क्या है जी, आप पहले एक वैल्यू को एज अ मैक्स तस्वुर कर लें पहली वैल्यू को, फिर आप हर वैल्यू के साथ कंपेयर करें अगली जितनी भी हैं। अगर आपकी मैक्स वैल्यू उनसे स्मॉलर है तो आप जो वो वाली वैल्यू वो मैक्स को दे दें, इससे आपकी वो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही मिनिमम, ऐसे ही आप लोग उसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना जानना ना चाहिए। नंबर 2 पर आपके जो दूसरा है कि मल्टी डायमेंशनल, उसमें रॉ और कॉलम्स में डाटा एंटर किया जाता है जैसे मैट्रिक्स होती हैं, तो उसका यूज़ वैसे होता है। पॉइंटर में मैंने अभी बताया कि पॉइंटर, जैसा कि आपको ये इल्म है कि पॉइंटर क्या है, पॉइंटर बेसिकली पॉइंट करने के लिए यूज़ होता है, किसी स्पेसिफिक जगह को पॉइंट करने के लिए। तो आप याद रखिएगा कि पॉइंटर हमेशा स्टैरिक से, पहले हम लोग स्टैरिक लगाते हैं फिर पॉइंटर का नाम, और जिस टाइप की वैल्यू हमने इसमें या जिस टाइप का अगर हमने वैल्यू स्टोर करनी है, जिसका एड्रेस स्टोर करना है, जिस टाइप का वो है ना, उसी टाइप का हम इसको रखेंगे। लाइक अगर मेरे पास इंटीजर वैल्यू है, इंट ए है, उसमें 5 पड़ा है, मैं ये चाहता हूं कि 5 को पॉइंट करने के लिए पॉइंटर बनाऊं,
तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल वे है, मैं सबसे पहले इंट स्टैरिक पी, ये मेरा पॉइंटर इंटीजर टाइप का इसलिए बनाया कि क्योंकि इसने जिसको पॉइंट करना है वो भी इंटीजर वैल्यू है।